बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 2 अप्रैल 2021 और आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपको देखना है। पहली न्यूज़ पाकिस्तान से है। कल ही हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान और भारत के रिश्ते भाई मजबूत हो रहे हैं, लेकिन आज ये बिल्कुल उल्टी खबर आ गई। पाकिस्तान ने फिर से मना कर दिया कि हम इंडिया से आयात नहीं करेंगे कॉटन और शुगर का। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ की जो कैबिनेट है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक कमेटी या फिर समिति थी, वो उसने बहुत ज़्यादा विरोध किया। इसी चक्कर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा। उनका ये कहना है कि अभी जब तक इंडिया का स्टैंड जम्मू के प्रति बदल नहीं जाता, तब तक आप कैसे ये फैसला लेते हो कि हम कुछ भी ट्रेड इंडिया के साथ में करेंगे। ये बात थी मेन। और दोस्तों, दूसरी जो न्यूज़ है ये भी बिल्कुल उल्टी है। कल हमने पढ़ा था कि सरकार ने जो छोटी छोटी सेविंग्स रहती है, जैसे कि आप सीपीएफ में पैसा डाल रहे हो या अन्य कोई योजना जहां पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उसमें ब्याज की दर में सरकार ने कटौती करी थी। आज ही सरकार ने फैसले को वापस ले लिया। आज निर्मला सीतारमण सफाई दे रहे हैं कि हम किसी प्रकार की कटौती नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या बात हुई, समझ में नहीं आता। तो उनका कहना है कि आने वाली जो 3 तिमाही है ना, जिसको हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं, यहाँ तक वो पूरी दरें जो है एक सी ही रहने वाली हैं। उनका ये कहना है। इसके बाद तीसरी न्यूज़ हम देखेंगे, ये ए राजा से रिलेटेड। ये ए राजा जो हैं तमिलनाडु में प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो उसी दौरान इन्होंने तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ई पलानस्वामी और उनकी जो मदर हैं, उनके प्रति इन्होंने अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। और निर्वाचन आयोग को ये लगा कि ये महिलाओं के प्रति निरादर कर रहे हैं। ठीक है, इसी के चक्कर में इन्होंने स्टार प्रचारकों में जो इनका नाम था, उससे उन्होंने वापस ले लिया है इनका नाम। इसके बाद अगली न्यूज़ है, दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है रजनीकांत जी को मिल रहा है। देखेंगे और क्या क्या बातें हैं इसमें। इसके बाद जीएसटी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसको भी हम देख लेंगे कि मार्च में बताया गया है कि जीएसटी का कलेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। और बाकी तो कोई बातें यहाँ पर समझ में नहीं आती हैं और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमको। दोस्तों, पाकिस्तान न्यूज़ में आया तो सबसे पहले हम पाकिस्तान की जियोग्राफी देख लेते हैं, कौन कौन से देशों के साथ में इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। एक देश है चाइना, ठीक है, दूसरा है अफ़गानिस्तान, तीसरा है ईरान और चौथा है इंडिया। तो कुल मिला के 4 देशों के साथ में पाकिस्तान अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। और यदि पाकिस्तान के हम दक्षिण में देखें तो अरब सागर है, पूर्व में देखें इंडिया है और उत्तर में देखें तो चाइना है, पश्चिम की दिशा में अफ़गानिस्तान है और पश्चिम में ही, दक्षिण पश्चिम में ही ईरान सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमको ये याद रखना है कौन कौन से देशों के साथ में पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है। अब लेकिन केवल बाउंड्री अकेले तो अध्ययन करने से काम नहीं बनता है ना। अब हम इम्पोर्टेंट कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं जियोग्राफी की, जैसे कि कौन कौन सी नदियाँ वहाँ से गुजरती हैं और भी कुछ इम्पोर्टेंट जियोग्राफी क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर। देखिए, और यदि पूरे विश्व का हम मैप देखें तो ये हमारा एशिया हो गया। ठीक है, एशिया का जो साउथ वाला हिस्सा है, इसमें पाकिस्तान स्थित है। तो साउदर्न एशिया में हमारा पाकिस्तान सिचुएटेड है। और भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसे हिंदू कुश जो पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान के नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, और यदि हमारे इंडिया की तरफ से देखें तो उधर से ये पामीर को टच करता है और नीचे में यदि देखें साउथ में तो अरब सागर को टच करता है इसकी बाउंड्री। ठीक है, अब इसमें ग्वादर बे के बारे में बताया है कि साउथ ईस्टर्न में इसके कॉर्नर में ग्वादर बे है। तो ईरान से जब ये टच करता है, ईरान और पाकिस्तान का जो साउथर्न वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर एक ग्वादर बे है। और एक पास के बारे में है,
खुंजेराब पास करके, जो कि चाइना की बॉर्डर से लगा हुआ है, और 1800 किलोमीटर का ये इसको बताया जा रहा है कि 1800 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है ये पास। और यहाँ पर एक पठार भी है जिसको पोटोहार कहा जाता है। ये इतना जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एरिया में पोटाहार का प्लेटू है, या फिर जिसको हम कहते हैं पठार। इसकी लोकेशन आपको याद रखना है, ये भी नॉर्थ में ही पड़ता है पाकिस्तान के। तो आज के लिए पाकिस्तान से रिलेटेड इतनी बातें काफ़ी हैं, फिर न्यूज़ में रहेगा, फिर आगे जानेंगे। दोस्तों, जस्ट फॉर नॉलेज के लिए मैं बता देना चाहता हूँ इमरान खान के बारे में। वर्तमान में ये 22वें और करंट प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ठीक है। और इनकी पार्टी की यदि हम बात करें तो तहरीक-ए-इंसाफ के ये फाउंडर भी रहे हैं। और इसके पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले, ये क्रिकेटर थे। 1992 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इन्हीं की कैप्टेंसी में पाकिस्तान जीता था। तो चलिए अब इस न्यूज़ को हम डिटेल से देख लेते हैं। तो कल की न्यूज़ हमने देखा था कि पाकिस्तान इंडिया से शुगर और कॉटन का आयात करेगा, लेकिन अभी पाकिस्तान ने डिफरिंग कर दिया है, मतलब बात को टाल दिया है। नॉर्मल सिचुएशन जब तक, कंडीशन ये रखी गई है नॉर्मल सिचुएशन की कि न्यू दिल्ली का जम्मू के प्रति क्या मूव है, उसी हिसाब से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। और आगे यहाँ पर बात कही जा रही है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और वहाँ के जो न्यूली अभी जो अपॉइंट हुए हैं वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हामिद अजहर, इन्होंने वेडनेसडे के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था। और ये जो काउंसिल है, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, इसने अनुमति दे दी थी, इसने क्लियरेंस दे दिया था कि इंडिया से इंपोर्ट चीज़ें हम कर लेंगे, शुगर और कॉटन को। तो ये इनके लिए पूरी एम्बारसमेंट वाली बात है, शर्मिंदगी वाली बात है। और ये जो ट्रेड है ना, अगस्त 2019 से जो है सस्पेंड था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जब मीडिया को बता रहे थे तो उनका ये कहना था कि ये जो मूव हम लिए हैं, ये जो कदम हमने उठाए हैं, वो इसलिए उठाए हैं कि हमारे यहाँ पर उत्पादन कम हो रहा है, लो यील्ड इन पाकिस्तान, और हाई प्राइस। जब उत्पादन ही नहीं हो रहा है तो वहाँ का प्राइस बढ़ गया है, इसी के चक्कर में हमने ये कदम उठाया था। लेकिन ये जो फैसला लिया गया था उसके रिवर्सल को लेकर बात किसने कही थी? वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने कहा था कि इस मैटर पर अभी फर्दर डिबेट की ज़रूरत है। तो उनका ये भी कहना था कि इंडिया ने जो एक तरफ़ा फ़ैसला लिया है जम्मू कश्मीर के फ़ैसले पर 5 अगस्त 2019 को, तो जब तक ये नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल तभी होगा रिश्ता जब इंडिया इसको रिकंसिडर करेगा, ऐसा वहाँ के विदेश मंत्री का कहना है। तो कुल मिला के बात यही है कि पाकिस्तान चाहता है जम्मू कश्मीर के लिए इंडिया ने जो फैसला लिया है एक तरफा, इंडिया उसको वापस ले, तभी हम कोई ट्रेड करेंगे। एक प्रकार से दबाव डालना चाहता है बस। दोस्तों, अगली जो न्यूज़ है वो ए राजा से रिलेटेड है, जिसके बारे में आपको संक्षेप में बता चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है। तो संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में निर्वाचन से संबंधित कुछ उपबंध दिए गए हैं। अब यदि स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, और ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। संविधान में इसकी व्याख्या की गई है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं यदि हम बात करें तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त इसमें शामिल रहते हैं।
और इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है उसका कार्यकाल 6 साल का रहता है या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो तब तक होगा। यदि 6 साल उसके कंप्लीट हो जाते हैं या फिर उसकी 65 साल की उम्र कंप्लीट होने वाली है तब तक रहेगा, ठीक है। और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल भी 6 वर्ष का ही है, लेकिन जो एज है वो 62 वर्ष है। बस ये आपको मेन अंतर को ध्यान में रखना है, या दोनों में से कोई भी चीज़ जो पहले कंप्लीट हो जाए। अब यदि हम बात करें कि कौन कौन से काम निर्वाचन आयोग के द्वारा किए जाते हैं, तो ये डिसाइड कर देते हैं कि निर्वाचन का जो क्षेत्र है, कौन से एरिया में कितने गांव या फिर कितना एरिया शामिल रहेगा, ठीक है। कितने वार्ड शामिल रहेंगे, कितने गांव शामिल रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं विलेज का। जो भी कैंडिडेट्स वोट डालने वाले होते हैं उनकी सूची को तैयार करता है, और जो भी राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं ये काम भी जो है निर्वाचन आयोग करता है। और चुनाव चिन्ह प्रदान करना, चुनाव करवाना और आचार संहिता भी जो है इन्हीं के द्वारा तैयार की जाती है। क्या क्या नियम आपको पालन करना है, क्या किन नियमों का पालन नहीं करना है, ये सब काम जो है निर्वाचन आयोग के हैं। अगली न्यूज़ दादा साहब फाल्के अवार्ड से रिलेटेड है, जो कि रजनीकांत को मिलने वाला है। प्रेस्टिजियस मतलब होता है सम्मानीय, आदर्श वाला चीज़, ठीक है। अभी तक तो मैं केवल यही समझता था कि वो एक्टर हैं, लेकिन वो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और स्क्रीन राइटर भी हैं। तीनों चीज़ में उनका योगदान है। और ये अवार्ड जो है 3 मई को इनको मिलने वाला है। 3 मई को इनको दिया जाएगा। और ये जो अवार्ड है ना 2019 के लिए है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब जाके दे रहे हैं लेकिन लेट कर दिया, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया है कि इंस्टीट्यूटेड किया गया था 1969 में, और ये हाईएस्ट है इंडियन सिनेमा में किसी भी आर्टिस्ट के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि कौन लोग डिसाइड करता है कि अवार्ड किसको मिलेगा। तो अभी तो इस बार जो डिसाइड किया है वो पाँच ज्यूरी लोग ने इसको डिसाइड किया है, जिसमें कि आशा भोसले, डायरेक्टर सुभाष घई, मोहनलाल, शंकर महादेवन एंड एक्टर विश्वजीत चटर्जी, इन्होंने इसको डिसाइड किया है। एक बात बताई गई है कि आफ्टर अमिताभ बच्चन रिसीव्ड द अवार्ड इन 2018, तो 2018 में अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड मिला था। और बताया जा रहा है कि पास्ट जो 3 साल थे ना, अभी तक इनको कोई नॉमिनी नहीं मिला था। और यहाँ पे बताया गया है ये जो डिसीजन आया है ना, आने वाले समय में तमिलनाडु में चुनाव होने वाला है, और ये डिसीजन का आना यही है कि, और ये भी जानते हैं लोग कि कितने बड़े फ़ैन हैं उनके, लेकिन उनका कहना था कि अभी तो अपनी तबीयत सही नहीं है, तो इसलिए हम अभी सक्रिय राजनीति अभी नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। और बीजेपी को आशा है। कुछ कुछ बातें तो हम न्यूज़पेपर में ही जान लिए, लेकिन कुछ और जान लेते हैं। जैसे कि कुछ बातें हैं सिनेमा के क्षेत्र में, यदि हम देखें तो ये हाईएस्ट अवार्ड है, और ये जो है एनुअली दिया जाता है, मतलब हर साल दिया जाता है। और किसके द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है, तो नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के द्वारा। और किसके द्वारा? डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ये एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है जो सेटअप किया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको सेटअप किया था, स्थापना किया था। सबसे पहले ये अवार्ड मिला था देविका रानी को, और इसके पहले अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला था। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापना की गई थी 1969 में। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों इसके बाद में हमारी अगली न्यूज़ है नो इंटरेस्ट कट ऑन स्मॉल सेविंग, तो इसको भी देख लेते हैं। बिल्कुल कल के अपोजिट वाली 2 खबरें आज आई हैं। तो बात हम यदि ऑल ओवर बेसिक्स पॉइंट्स की बात करें, तो अप्रैल से जून 2021 का जो क्वार्टर था उसमें 40 बेसिक्स पॉइंट्स रखा गया था, और पहले कितना था? 110 बेसिक्स पॉइंट्स, मतलब 1.1।
और अलग अलग जो है अलग अलग योजना के लिए अलग अलग कटौती की गई थी, ये बात यहाँ पर कही गई है। और ऐसा पहली बार हुआ है कहते हैं, जबकि पहले सरकार ने तो निर्धारित कर दी और उसके बाद जो है इस रेट को स्क्रैप कर दी या फिर रिमूव कर दी। कहाँ से? बिगनिंग अप्रैल 2016 से। और निर्मला सीतारमण का कहना है कि जो भी इंटरेस्ट रेट है, छोटी छोटी सेविंग जिसमें आप करते हैं, वो जैसे का वैसा ही रहेगा जैसा कि पिछले महीने में था, मार्च में था, वही रेट आपको आगे भी मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये बात भी विचार करने वाली है कि बजट डिवीजन में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने इस प्रकार से कोई भी मेमो जो है इशू नहीं किया है जो कि इस चीज़ को क्लियर कर दे या फिर उसको दबा दे, जो बात पिछले बार जो कही थे ना कि हम रेट को जो कम कर देंगे। और कोई बड़ा कारण नहीं हो सकता दोस्तों, आप सभी जान रहे हो कि इलेक्शन होने वाला है, तो इसी चीज़ ने सरकार को मजबूर किया है कि आप इस चीज़ पर फिर से विचार करिए। पेट्रोल के दाम आपने बढ़ा दिए, सिलेंडर के दाम आपने बढ़ा दिए, और अब और तो और जो छोटे छोटे लोग जो सेविंग करते हैं, आप उनकी कमाई को भी इतनी ज़्यादा कटौती कैसे कर सकते हैं? तो इलेक्शन में कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रभाव पड़ता, इसी चक्कर में सरकार को ये डिसीजन वापस लेना पड़ा, ये बात पक्की है। अगली न्यूज़ हमको देखना है जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी मॉप अप हिट्स ए रिकॉर्ड हाई। तो जीएसटी का बहुत ही बढ़िया कलेक्शन हुआ है, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, इसी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं और जीएसटी के बारे में भी दो चार बातें जान लेंगे ताकि हमारा रिवीजन होता रहे। ठीक है दोस्तों, जीएसटी को जानने से पहले एक टर्म, कुछ टर्म्स आएंगी जिन्हें हम समझना होगा, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी का उसमें उल्लेख आएगा। तो एक्साइज ड्यूटी क्या है? यदि कोई कंपनी है या कोई भी है जो प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार का गुड्स का आप प्रोडक्शन, वस्तुओं का प्रोडक्शन करते हैं या फिर आपको लाइसेंसिंग चाहिए या फिर आप सेल करते हैं, तब वहाँ पर आपको एक्साइज ड्यूटी लगती है। और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सरकार को दिया जाता है। कौन देता है? प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स। और यदि हम बात करें कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी में क्या अंतर है, यदि बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आकर अपनी वस्तुओं का उत्पादन करती है, ठीक है, या फिर सर्विस का वस्तुओं का उत्पादन करती है, तो उस पर लगती है कस्टम ड्यूटी। और हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल गुड्स की बात की गई है, सर्विस की बात यहाँ पर नहीं बताई गई है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी वो है वैट। ठीक है, VAT, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं जिसको। तो ये जो वैट होता है ना, किसी भी वस्तु की जब वैल्यू को आप इंक्रीज़ करते हैं तो उसके हर पॉइंट पर टैक्स लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर से जैसे कि एक किसान जो है गेहूं का उत्पादन करता है, ठीक है, गेहूं को डायरेक्ट यदि वो बेचेगा तो उसको कम कीमत मिलेगी। अब यदि वो इसको आटा बना के बेचता है तो उसका रेट उसको ज़्यादा मिलेगा। आटे से भी यदि कुछ और प्रोडक्ट वो बनाता है और भी वैल्यू एडिट कर देता है तो उसको ज़्यादा कीमत मिलेगी। अब यहाँ से किसान को तो वैट नहीं मिल रहा है, लेकिन आगे यदि कोई कंपनी गेहूं को ख़रीद के और भी उसमें वैल्यू एडिट करते जाती है तो हर एक पॉइंट पर उसमें जो है ना वैट जुड़ते जाएगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट चेंज होते जाएगा ना प्रोडक्ट की क्वालिटी, वैसे वैसे उसमें जो है वैट बढ़ते जाता है, हर पॉइंट पे बढ़ता है। अब एक और टर्म यहाँ पर आएगी, वो है सर्विस टैक्स। तो सर्विस टैक्स सरकार उनसे वसूलती है जो ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं। तो कुल मिला के इसका जो बोझ है ना ग्राहकों के सर पर ही रहता है, क्योंकि वो सेवा में इस टैक्स को ऐड कर देते हैं और हमसे वो पैसा एक्स्ट्रा वसूलते हैं। तो कुल मिला के ये हमारे सिर पर ही आता है। और ये एग्जिस्टेंस में कब आया था? ये आया था फाइनेंस एक्ट 1994 के अंतर्गत, और एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब ये वस्तु के लिए भी है और यदि कोई सेवा प्रदान करता है तो उसके लिए भी है, दोनों को
इसके अंतर्गत में रखा गया है। और सभी प्रकार के टैक्स और जैसे कि उनके नाम यहाँ पर बताया गया, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, सर्विस टैक्स है, ये सब जो है इसमें शामिल हैं। और इसको लाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स था, तो सरकार ने एक देश एक टैक्स के अंतर्गत जो है जीएसटी को लाया था। कुछ कुछ बातें हैं जैसे जीएसटी से रिलेटेड, जो कि जीएसटी का जब विरोध हो रहा था उस टाइम से रिलेटेड है। पहली बात यह है कि पेट्रोल और डीजल को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। पेट्रोल और डीजल पर टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स रहता है, ठीक है। अब स्टेट को ये लग रहा था यदि पेट्रोल और डीजल पर भी सरकार जीएसटी लगा देगी तो इससे जो हमको टैक्स मिल रहा है, जितना हमको मिल रहा है उतना हमको नहीं मिल पाएगा। भले ही केंद्र सरकार हमको जो है उसकी क्षतिपूर्ति दे, लेकिन कोई भरोसा थोड़ा ना है कि कितना देगी। जैसे आज के टाइम में जीएसटी से रिलेटेड भी हो रहा है, केंद्र सरकार जीएसटी ऑल ओवर इंडिया में कलेक्ट कर रही है, लेकिन जब स्टेट इसकी कंपनसेशन को मांग करते हैं तो उनको सही मात्रा में मिलता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है, जो छोटे छोटे जो हमारे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, या फिर जो इनफॉर्मल सेक्टर है, वो कैसे प्रभावित हुआ। अब लघु उद्योग है कोई, यहाँ पर कोई चीज़ बन रही है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर जीएसटी लगा दी जाती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है। मान के चलो 10 रुपये की चीज़ है, जीएसटी लगने के बाद वो 12 रुपये की हो जा रही है। अब ये तो है कोई छोटी फर्म उत्पादित कर रही। अब दूसरी बात है, कोई अच्छी जानी मानी कंपनी है जो अच्छा प्रचार प्रसार करती है, बड़े बड़े एक्टर इसका प्रचार प्रसार करते हैं, वो यदि 10 रुपये की चीज़ को 12 की जगह यदि 15 रुपये में भी जीएसटी लगा के बेचती है ना, तो प्रोडक्ट इसका ही बिकना है। अब इनका धंधा तो चौपट हो गया ना। और दूसरी बात, यहाँ पर जितने भी जो बेरोजगार लोग रहते हैं वो यहीं पर काम करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में या फिर छोटे छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग में तो ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो इनका रोजगार भी जो है जाएगा। ये कारण था जिसके कारण जो है व्यापारी लोग या छोटे छोटे दुकान वाले लोग इसका विरोध कर रहे थे। और तीसरी बात है कि किसान लोगों को किस प्रकार से इफेक्ट कर सकती है। देखिए, खाने पीने के प्रोडक्ट में या फिर खाद्य सामग्रियों में तो किस प्रकार से जीएसटी नहीं लगी थी, ठीक है, लेकिन कृषि में इस्तेमाल होने वाले जो खाद है, कीटनाशक है, उर्वरक है, उन पर तो जीएसटी लग गई है ना, उनकी तो कीमत बढ़ गई है, इसलिए किसानों के ऊपर कहीं ना कहीं बोझ तो पड़ने ही वाला है, इसलिए जीएसटी का विरोध हो रहा था। तो मार्च के महीने में 1,23,902 करोड़ का कलेक्शन हुआ है जीएसटी का, मार्च के महीने का। और इसमें ये बताया गया है कि ये जो है लगभग छठवां महीना है, छठा मंथ है जिसमें हमको 1 लाख करोड़ का रिवेन्यू प्राप्त हो रहा है। उसी की लाइन में ये भी मंथ और भी कुछ आंकड़े बताए गए हैं, जैसे कि यदि पिछले साल से हम इसकी तुलना करें ना, तो 27% ज़्यादा कलेक्शन प्राप्त हुआ है पिछले साल के मार्च के ही महीना से, यदि इसकी हम तुलना करें। और यदि जो वस्तुएं इंपोर्ट की गई हैं तो 70% जो है अधिक पिछले साल की अपेक्षा हमको रिवेन्यू मिला है। और यदि हम डोमेस्टिक लेन देन की बात करें, जिसमें कि शामिल कर दिया गया है सर्विस, विदेश से यदि आप सेवाएं ले रहे हो ना, तो उसमें भी कलेक्शन में जो 17% की वृद्धि हुई है। और सरकार का तो ये कहना है कि भैया अब इससे हमारी अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ में ग्रो करेगी। और यदि हम क्वार्टरली वाले डेटा की हम बात करें, तिमाही वाले डेटा की, तो तिमाही वाले डेटा में 14% की ग्रोथ हुई है। यदि हम कंपेयर कर लें पिछले वाले क्वार्टर की, तो 41% की गिरावट आई थी इन द फर्स्ट लॉकडाउन हिट द क्वार्टर, मतलब लॉकडाउन ने उसको हिट किया था। और सरकार का ऐसा मानना है कि जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है फेक बिलिंग हो रही थी, उसके खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करी है, ठीक है। और अलग अलग सोर्स से उन्होंने गहरा चिंतन किया है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं।
इंक्लूडिंग जीएसटी, जैसे कि इनकम टैक्स है और कस्टम्स आईटी सिस्टम है, और सबसे बड़ी बात है कि इफ़ेक्टिव तरीके से टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार कर रही है कुछ कुछ टाइम से। इसी के कारण सरकार का कहना है कि हमें जीएसटी ज़्यादा कलेक्ट हो रही है। तो यहाँ पर से एक चीज़ तो हमको कमज़ोरी पता चलती है जीएसटी में, किसकी? फेक बिल्स की। लोग फेक्स बिल बना देते हैं, बिल ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर भी जो है जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन सही से लागू नहीं हो सकती है, यहाँ पर एक वीक होल हमको पता चलता है। दोस्तों पेज नंबर 2 में न्यूज़ है, दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल विल प्रोवाइड एजुकेशन रिमोटली। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में सरकारी टीचर्स की कितनी ज़्यादा कमी है। उस हिसाब से यदि हमें शिक्षा पर सुधार से रिलेटेड कुछ सुझाव लिखना हो तो आप ज़रूर इस चीज़ को लिख सकते हैं। किसको? वर्चुअल स्कूल को लेकर, जो कि रिमोट मतलब दूर दराज के जो गांव हैं, पहाड़ी एरिया है, जहां पर दुर्गम क्षेत्र है, जहां पर लोग जाना नहीं चाहते, टीचर्स खुद जो भाग भाग के आ जाते हैं, तो वहां पर आप कैसे क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप वर्चुअल स्कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन केवल वर्चुअल स्कूल अकेले खोल देने से तो कुछ नहीं होता है ना, सामने वाले को सुविधाएं मिलना भी चाहिए, बच्चों के पास मोबाइल होना चाहिए, तब जाके तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे और टीचर्स के साथ में जुड़ पाएंगे। वहाँ पर अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, सभी चीज़ है जो इसमें हमको करना पड़ेगा। लेकिन मॉडल बहुत अच्छा है वर्चुअल स्कूलिंग का। और इसके बाद वाले पेज में ना एक न्यूज़ आई है जिसमें दिल्ली की हाई कोर्ट ने कहा है कि आप एक रिपोर्ट को जो है सबमिट करिए इलीगल डिटेंशन को लेकर, कि आपने जो है ज़बरदस्ती किसी को कैद करके रखा था, उसी से रिलेटेड है। तो अभी वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम उठाया था कि जहाँ कहीं भी आप कहीं पर भी जो है आप पूछताछ कर रहे हो, तो पूछताछ के दौरान क्या है, पुलिस बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती है। तो पूछताछ करने वाला कोई भी डिपार्ट हो, चाहे सीबीआई हो चाहे पुलिस वाले हों, कहा था कि आपको जो सीसीटीवी कैमरा अपने थाने में लगाना पड़ेगा जहाँ पर आप जो पूछताछ करते हो। तो उसी से रिलेटेड हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब आप रिपोर्ट सबमिट करिए इलीगल डिटेंशन को लेकर और अपनी सफाई दीजिए पुलिस। दोस्तों दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने यमुना प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो डिले हो रहा है ना, उस पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि हमें टाइम पर इसको करना है। यमुना रिवर बहुत जो है चर्चा में रहती है, काफ़ी प्रदूषित नदी है। केवल इसका पानी खराब नहीं हुआ है, इसमें जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं ना, उनके लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है, वो भी विलुप्त होने लगे हैं। जैसे कि डॉल्फिन, इनकी सहायक नदियों में तो डॉल्फिन मिल रही है, लेकिन यमुना नदी में डॉल्फिन बहुत कम देखी जा रही है, फिर खतरा है उसके लिए। इसलिए जो है यमुना रिवर जो है खतरे में है। यमुना रिवर के बारे में हम जान लेते हैं। यमुना रिवर बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, और इसकी यदि हम हाइट देखें तो समुद्र तल से 6300 मीटर की ऊंचाई पर ये क्षेत्र है जहाँ से ये निकली है। और ये कहाँ पर जाके मिलती है, तो ये मिलती है प्रयाग। प्रयाग कहाँ पर है? इलाहाबाद में, और ये जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। यदि इसकी लंबाई की बात करें हम तो 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सहायक नदियों के नाम भी आपको याद रखना है, चंबल, बेतवा, केन। और ये तीनों ही नदियाँ दक्षिण से यमुना में मिलती हैं। ये भी एक ख़ास बात है जो आपको ध्यान में रखना है। और थोड़ी सी जानकारी है, दिल्ली के जो एलजी है ना, उपराज्यपाल, उन्होंने ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक मीटिंग रखी है, किस प्रकार से हम इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ई वेस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि ई वेस्ट आखिर बोलेंगे किसको। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन चलाते हैं ना, मोबाइल ख़राब हो गया, पटक दिए, फेंक दिए, तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो भी कचरा रहता है उसको ई वेस्ट कहा जाता है। तो इसी को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड उन्होंने जो है मीटिंग को चेयर्स किया है। दोस्तों एक न्यूज़ है यहाँ पर, एक्सप्लेन हाउ कॉन्ट्राबैंड टीचेस प्रिजनर, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ये न्यूज़ है उस टाइम की जब जेल में
कैदी जो है ना, जहरीली चीज़ों को खाने से उनकी डेथ हो जाती है। तो उसी के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आप बताइए कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये अंदर कैसी आई, जो जहरीली चीज़ें। दूसरी बात, आपने जेल की जो बाउंड्री है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया? ये सारी चीज़ें हैं, तो सीसीटीवी आप फुटेज हमको भेजिए और सारी चीज़ बताइए कि आपने क्या क्या किया, क्या कोई उनका इलाज करवाया कि नहीं करवाया। तो इस प्रकार से दोस्तों जेल में कैदियों की मौत हो जाती है। ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। दोस्तों, किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है, पता नहीं सरकार कब इनकी सुनेगी। बहुत दिन हो गए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इनकी सुने, इनकी बात माने। अगले पेपर में एक न्यूज़ आई है, राजस्थान के जो सीएम है ना गहलोत, उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार हमको पैसा कम दे रही है, आप अपना शेयर हमको बढ़ाइए, कुछ ज़्यादा पैसा दीजिए। उनका ये कहना है कि पहले 41% हमको मिलता था, जिसको उसने 34% कर दिए केंद्र सरकार ने। और जीएसटी को भी लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि जीएसटी का भी हिस्सा, कंपनसेशन का जो हिस्सा है ना, वो हमें कम मिल रहा है। ये बात कही है उन्होंने। पुलिस वाले इलेक्शन में पूरी राजनीति से रिलेटेड बातें हैं, हमारे उतने काम की नहीं हैं, तो इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, दलित लोगों पर अत्याचार होना वो कोई नई बात नहीं है। आज से नहीं, वर्षों से उन पर अत्याचार होते जा रहा है। तो सीबीआई ने वालियार पर जो केस आया था, उसकी सीबीआई जांच के लिए आदेश दे दिया है कि सीबीआई कह रही कि हम जांच करेंगे क्या था मसला। तो ये जो केस ना 2017 का था, घर में 2 लड़कियों का जो शव है ना लटका हुआ पाया गया था, और ऐसा लगता है कि इनका रेप किया गया था। और घर वालों का ये मानना है कि पुलिस ने सही से जांच नहीं की है, आरोपियों को सही से सज़ा नहीं मिली है। तो इसी की जो है सीबीआई जांच होने वाली है। इसके बाद एनआईए से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि एनआईए जो है 31 लोकेशन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है सर्च करने वाली है। सर्च करने पर उनको क्या मिला, उससे रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो एनआईए से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिन्हें हमें देखना है। तो एनआईए की जानकारी दोस्तों हमने एनआईए की वेबसाइट से ही उठाया है। यहाँ पर बताया गया है कि आखिर क्या वजह थी जिसके कारण हमको एनआईए को लाना पड़ा था। पुलिस तो है हमारे पास, आर्मी है, इसके बाद भी हमें एनआईए की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो सरकार को ज़रूरत इसलिए पड़ी, भारत में जो आतंकवादी हमले हैं ना कंटिन्यू जारी हैं, अभी भी जारी हैं। आतंकवादी से रिलेटेड घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए सरकार को महसूस हुआ कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा हो गया। तो आतंकवादी घटना, टेररिस्ट अटैक को ये देखता है, ठीक है, बम ब्लास्ट होता है, इसको भी ये देखता है, ठीक है, चाहे वो सिटी हो, सिटी से लगा हुआ कोई गांव हो, जहाँ पर कहीं भी ये घटनाएं होती हैं, सब ये सब देखता है। और भी कुछ चीज़ें इसमें शामिल है, जैसे कि जो हथियार रहती है ना, हथियारों की स्मगलिंग्स है, ड्रग्स की स्मगलिंग्स है, और यदि आप फेक इंडियन करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सब केस भी यही देखता है। इनफिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठ जो होती है ना बॉर्डर के थ्रू, वो सब केसें भी जो है आते रहते हैं। इसी के चक्कर में इसको लाना पड़ा। अब यदि हम पार्टिकुलर डेट की बात करें कि कब इसको लाया गया, तो संविधान में इसका पहले कोई उल्लेख नहीं था, इसको एक एक्ट के द्वारा इसको बनाया गया। और पार्टिकुलर यदि हम डेट की बात करें ना, 31/12/08 को इसको लाया गया, ये डेट हमको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद वाले पेज से भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ें आई हैं, जैसे कि अभी जो सेकेंड फेज़ का चुनाव हुआ है ना पश्चिम बंगाल में, उसमें 80% पोलिंग हुई है। तो ये तो खैर अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चुनाव में भागीदारी लेना चाहिए। इसके बाद
इसके बाद ये एक न्यूज़ आई है, एक डेटा आया है कि 18% लोगों के जो है ना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो भी वहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कुछ कुछ स्टेट का यहाँ पर नाम दिया गया है और एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। रिपोर्ट किसने तैयार की है? जिसमें ये बताया गया है कि 18% जो है लोग क्रिमिनल हैं, उन्होंने अपना एक एफिडेविट फाइल किया है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में सक्रिय रहते हैं। तो फिर ये लोग कैसे अपराध को कम कर सकते हैं, बहुत सोचने वाली बात है। सीधे साधे लोग और गरीब लोग तो राजनीति में जाने के लिए उनका तो सपने की बात है, शायद जन्मों लग जाएं। वही बात इसमें बताई गई है कि टोटल जो एफिडेविट आए 6313 कैंडिडेट्स के, जिसमें से 1157 इनके साथ में चल रहा है भैया, क्रिमिनल केस इनके अगेंस्ट में चल रहा है। और ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा लाई गई है? नेशनल इलेक्शन वॉच NEW और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इन्होंने ये रिपोर्ट सामने रखा है। टोटल जितने भी एफिडेविट फाइल हुए थे ना, उसका 18% तो जो है वो कैसे हैं, वो क्रिमिनलाइज हैं। लेकिन उनमें से भी हम यदि 632 को देखें तो ये लोग सीरियस क्रिमिनल हैं। और कुछ कुछ लोग तो इतने महान रहते हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि एफिडेविट में इन्होंने क्या लिख दिया है। उनकी संख्या कितनी है? 474। मतलब अपराधी होते हुए भी आप सिद्ध नहीं कर पाओगे कि क्या इन्होंने कोई अपराध किया है। ऐसे ऐसे एफिडेविट भी आए हैं। इसके बाद यदि हम स्टेट वाइज डेटा को देखें, केरला ने टॉप करा है। 38% जो कैंडिडेट हैं इन्होंने अपने आप को डिक्लेयर किया है कि इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल केस चल रहा है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है तीसरे चरण तक 25%, पुदुचेरी 17% लोग, असम 15%, तमिलनाडु 13%। इस प्रकार से इतने लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। लेकिन एक बात तो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि कम से कम हमें पता तो चल जाता है ना कि सामने वाला जो चुनाव में जो आदमी खड़ा हो रहा है उसका स्वभाव कैसा है, उस हिसाब से हम अपना वोट दे सकते हैं। लेकिन हर कोई तो इस बात को जानता नहीं। कौन लोग जान पाते? बहुत कम लोग जान पाते हैं। अब यदि हम पार्टी वाइज देखें कि कौन से पार्टी के लोगों के खिलाफ ज़्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ठीक है, तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 75% कैंडिडेट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट भी बोलते हैं जिसको, इनके जो 61% कैंडिडेट्स हैं। बीजेपी के 51% कैंडिडेट हैं जिनके खिलाफ केस चल रहे हैं। पट्टाली मक्कल कच्ची हैज़ 43% और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैज़ 40% और तृणमूल कांग्रेस के 27% हैं। और जो इंडिपेंडेंट रूप से भी खड़े होते हैं ना, तो वो 8% लोग हैं। और एक बात बताई गई है लास्ट में, अब तो लीडर के नाम भी बता दिया गया है जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चल रहे हैं। जैसे कि असम के यहाँ पर बताया गया है कि अखिल गोगोई, दुलाल बोरा, श्री नाभा कुमार सरानिया, ये जो सब लोग हैं ना इंडिपेंडेंस हैं, मतलब निर्दलीय रूप से जो खड़े होते हैं ना, उनको कहा जाता है इंडिपेंडेंस। एक और न्यूज़ है, ये बिमस्टेक से रिलेटेड है, इसको भी हम देख लेंगे। जो 17वीं जो इसकी बैठक हुई थी ना ऑनलाइन, उससे रिलेटेड कुछ इसमें बातें बताई गई हैं। देखो, बिमस्टेक की बैठक हुई ये तो अच्छी बात है, लेकिन म्यांमार में जो अभी वायलेंस हुआ है इस पर कोई बात कही नहीं गई है, ये मुझे गलत लगता है। इस पर भी लोगों को अपना स्टैंड रखना था ना, जो बैठक हुई थी। तो बिम्स्टेक का यहाँ पर फुल फॉर्म बताया गया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इंडिया का कहना है कि हम बे ऑफ बंगाल कम्युनिटी को न्यू हाइट्स तक लेके जाएंगे, ठीक है।
तो हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने देखिए ये जो बिमस्टेक का जो ग्रुप है ना, ये जो कॉमन चीज़ों से लड़ रहा है उनके बारे में बातें को उठाया था, जैसे कि काउंटर टेररिज्म हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोस्टल सिक्योरिटी हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया। इन सभी को हमें टैकल करना है, इससे रिलेटेड बातों को इन्होंने उठाया था। अगला जो पेज है ना, यहाँ से भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि यंगर जो पीपुल है ना, वो लोग ज़्यादा रिस्क में हैं। अभी जो सेकंड वेव चल रहा है कोविड-19 का, तो हमें केवल ये नहीं समझना है कि केवल वृद्ध लोगों को ही कोविड-19 ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, लेकिन अभी जो सेकंड वेव आई है, जो बच्चे हैं और यंग हैं उनके लिए ज़्यादा रिस्की है, और ख़ास करके जो रिमोट एरिया में रहने वाले हैं, विलेज में जो रह रहे हैं, और ठीक है, इन पर ये ज़्यादा असर करेगा। तो भैया रूरल और ट्राइबल इन लोगों को ज़्यादा खतरा है। और एक ये न्यूज़ है कि जो हमारे जो CDS है ना, रावत लॉन्चेस जॉइंट लॉजिस्टिक हब, ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम देख लेंगे। दोस्तों, किसानों की समस्याओं को लेकर यदि आपको कभी कुछ लिखने के लिए आए तो आप ज़रूर इस चीज़ का उल्लेख करते हैं, जो कि अभी की न्यूज़ में आया है। ये लिखाना है, ड्यूज फ्रॉम मिल्स टू शुगर कैन फार्मर्स गो अप टू 23,000 करोड़। इस न्यूज़ में ये कहना है, किसानों को 23,000 करोड़ एरियर हमें देना है। कौन कह रहा है ऐसा? जो मिल होती है ना, उनका कहना है कि हमें इतने पैसा किसानों को देना है, तो आप जो है MSP को बढ़ाओ ताकि हम किसानों को पैसा दे सकें। इतना सारा एरियर जो है किसानों का पेंडिंग है, ये है किसानों की हालत। और थोड़ी सी आशा इनको इसलिए जगी है कि इंडिया पाकिस्तान को एक्सपोर्ट कर सके, ईरान को भी जो है शुगर बेच सके, तो इससे हमारी कुछ कमाई हो जाएगी, तो हम फिर किसानों को पैसा दे देंगे। और यहाँ पर यूपी की बात कही जा रही है कि यूपी की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब है। ऐसा जो 50% मामला है ना, वो केवल यूपी का है। कंपनियों की तरफ से जो मेन रीज़न दिया जा रहा है ना, वो ये है कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है अभी कुछ महीनों से, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है ना, तो इसी के चक्कर में हम किसानों को FRP नहीं दे पा रहे हैं। FRP मतलब होता है फेयर एंड रीम्यूनरेटिव प्राइस टू कैन फार्मर्स, ऐसा उनका कहना है। और उनका ये भी मानना है कि यदि सरकार शक्कर पर MSP को बढ़ा देती है ना, तो हम इस पैसा को किसानों को दे सकते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। एक तो MSP बढ़ाने की बात है, और दूसरा जो रीज़न दे रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, वो है एक्सपोर्ट। यदि हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो भी हम जो है पैसे को मेंटेन कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो लॉजिस्टिक हब को लेकर है। इन्होंने एक जॉइंट लॉजिस्टिक हब को लॉन्च किया है। तो ये चाहते हैं कि आर्मी से रिलेटेड जो भी चीज़ों का परिवहन होता है, चाहे कपड़े हो, राशन हो, फ्यूल हो, हथियार हो, जनरल स्टोर, सिविल हायर ट्रांसपोर्ट हो, एविएशन क्लोथिंग हो, स्पेयर्स हो, आल्सो इंजीनियरिंग सपोर्ट, ठीक है, इन सब को हम कैसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसी के लिए इन्होंने जो है जॉइंट लॉजिस्टिक हब का शुरुआत किया है। कई सारे फ़ायदे होने वाले हैं, जैसे कि मैन पावर की जो कमी है उसकी ज़रूरत हमको महसूस नहीं होगी, और इकोनॉमीज़ को हम जो है अच्छे से, इकोनॉमीज़ में अच्छे से जो रिसोर्स है हमारे पास ना, उसको हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे। जो भी साधन है हमारे पास उनका अच्छी तरह से हम यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। फाइनेंशियल सेविंग तो होगी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 को देखते हुए और अमेरिका में जो बेरोज़गारी एकदम हाई हो गई थी, उसी को ध्यान में रखते हुए H1B वीज़ा पर क्या है बैन लगा दिया था, जिसका सबसे ज़्यादा लोग इंडियंस लोग करते हैं।
तो उस बैन को हटाने के लिए जो है बाइडन ने सहमति दे दी है, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। और 2019 के एक प्रोटेस्ट की बात यहाँ पर करी गई है। हांगकांग में 2019 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें से 7 को जो है कन्विक्शन ठहराया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। और अगली न्यूज़ जो है ना, चाइना से है। तो चाइना का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने WHO को रोका कि और हमने WHO की सहायता नहीं की कि आप हमारे यहाँ पर कोविड-19 के ओरिजिन की जांच मत करिए। ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, सरकार को ना अच्छी आमदनी हुई है, इसलिए सरकार क्या कर रही है, अब सोच रही है कि जो भी हमें सरकार को जो हिस्सेदारी देनी है ना, 15वीं जो फाइनेंस कमीशन थी उसमें कहा गया था कि आपको 41% स्टेट को हिस्सा देना पड़ेगा, जितना भी टैक्स आप कलेक्ट करते हो। तो उसी के चक्कर में 45,000 करोड़ रुपया जो है सरकार स्टेट को बांटेगी। वो भी इकट्ठे नहीं दे रही है, बड़ी कंजूसी कर रही है, 2 किस्तों में दे रही है स्टेटों को। ठीक है। और जो डिवोल्यूशन है 2021 के लिए टोटल यदि हम देखें तो वो 5 लाख करोड़ लगभग। ठीक है, 5,49,995 करोड़ का बन रहा है, जितना केंद्र सरकार देगी, अंदाज़ा लगाई है। तो यही एक न्यूज़ थी जो सोचा आपको बता दूं। तो इसमें हमको जो है ना फाइनेंस कमीशन इम्पोर्टेंट हो जाता, लेकिन हम आज नहीं देख पाएंगे, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं अपने वीडियो को।